हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान है कमल दक्षिणी। शुभ लीजिंग एंड इंफ्रा कंपनी के फाउंडर हैं। राजकोट एसोसिएशन में मैनेजिंग कमेटी मेंबर का रोल अदा कर रहे हैं और ट्रेनिंग का वर्टिकल संभाल रहे हैं। ये राजकोट को एनएआर इंडिया के गवर्निंग बॉडी पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कमल जी से बहुत सारी बातें राजकोट के कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में, बल्कि गुजरात के कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। तो आइए जल्दी से वेलकम करते हैं श्री कमल दक्षिणी। कमल जी, आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं और आपने कई कंपनीज में काम किया है। सो आपकी एक क्विकली एक जर्नी बता दीजिए ना, किस तरह आप कॉर्पोरेट से रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में आ गए हैं। राइट सर। प्रायर टू दैट आई वर्क विद इंश्योरेंस कंपनी। मैं बिरला सिंह लाइफ कंपनी के साथ काम कर रहा था। उसके बाद मैंने एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया। तो ड्यूरिंग मेरी कॉमर्शियल जो भी रही है ब्रांचेस वगैरह, वो मैं जनरली जस्ट देख रहा था कि भाई मेरी बैंक प्रॉपर्टी हायर करती है, लीज पे लेती है, वो सब मैं चीज़ देख रहा था। कोई मुझे रेफरेंस भी पूछता था, कमल भाई कोई रेफरेंस हो तो बताना, वहाँ पे यहाँ पे ब्रांच ओपन करने वाले हैं, वहाँ पे वो करने वाले हैं। तो मोर लेस मुझे पता था कि ये प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन होते थे, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट क्योंकि मैं सेल्स में। तो फिर धीरे-धीरे मैंने रेफरेंस देना शुरू किया, तो फिर काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये नहीं है, ब्रोकर्स ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत गैप था कंपनी की रिक्वायरमेंट और टैलेंट के बीच में बहुत गैप था। कोई नेगोशिएट करने वाला, कोई एक ब्रिज नहीं था बीच में। देन आई रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है। राजकोट में काफ़ी स्कोप है आगे जाके काफ़ी कंपनियों को आने का। तो व्हाई शुड नॉट लेट्स ट्राई रियल एस्टेट स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट लीजिंग। तो वहाँ से इनिशियली मैंने गवर्नमेंट बैंक से शुरू किया काम करना और फिर जर्नी यहाँ पे चलती रही। ये सब्जेक्ट हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है। बहुत कम लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट लीजिंग में या कॉर्पोरेट का काम करने में रुचि रखते हैं। कंफर्ट लेवल बहुत कम लोगों का होता है कॉर्पोरेट से काम करने का। लोग इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो दिस इज अ वेरी निश दैट यू हैव क्रिएटेड आपने अपने लिए। थैंक यू सर। सो कमल जी, यहाँ राजकोट की कमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस कैसे चलता है? हाउ इज राजकोट डूइंग? सर सिंस लास्ट 5 इयर्स राजकोट इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग बिकॉज़ अभी तक यहाँ पे ब्रांड्स नहीं थे। तो आज से 4-5 साल पहले अगर मुझे लाइफस्टाइल जाना है, सुपर स्टॉप जाना है या कोई बड़ी ब्रांड्स में शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो वी हैव ओनली ऑप्शन नियर टू इज़ अहमदाबाद, व्हिच इज़ 220 किलोमीटर्स फार, 200 किलोमीटर्स फार फ्रॉम द राजकोट। तो ब्रांड्स यहाँ पे इतने अच्छे नहीं थे। तो पिछले 5 साल में कमर्शियल की काफ़ी डिमांड्स हुई हैं, काफ़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ राजकोट में आई हुई हैं। ब्रांड लाइक वेबसाइट, ज़ूडियो, पेंटालून्स, क्रोमा, देन लाइफस्टाइल, सुपर स्टॉप, सभी ब्रांड्स धीरे-धीरे राजकोट में आ रही है एंड दे कमिंग विद अ मल्टीपल स्टोर। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है राजकोट में और अभी भी आगे भी जाके रहेगा। तो पिछले 5 साल में कमर्शियल काफ़ी हद तक ग्रो हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस स्पेस, इन टर्म्स ऑफ शोरूम्स, इन टर्म्स ऑफ वेयरहाउसेस एंड ऑल। हाँ, सो मतलब पिछले 5 साल में काफ़ी राजकोट ग्रो हुआ है कमर्शियल मार्केट में एंड ठीक है। इन्वेस्टर गेटिंग ए गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। काफ़ी लोग Yeah. प्रॉफिट कर रहे हैं जो प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि जो वैल्यूएबल स्किल्स आपने अपने कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में हासिल किए, वो आपको राजकोट के रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत ज़्यादा उसका फायदा हुआ, काम आया? बहुत बहुत फ़ायदा हुआ सर। जो चीज़ सीखी है जॉब करके कॉर्पोरेट में, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू हैंडल द थिंग्स, तो वो काफ़ी चीज़ें अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हमारी टीम को, हमारे क्लाइंट को, मेरा जो नेचर है, जो एथिक्स है, बिज़नेस एथिक्स, जो पॉलिसी कंपनी की बनाई है, तो ऑब्वियसली बेनिफिट मिला ही है काफ़ी। हाँ। कमल जी, what makes the Rajkot market unique compared to the other tier 2 cities? Rajkot is not tier 1, it's a tier 2 city of Yeah. India. तो इसको क्या यूनिक बनाता है इस मार्केट? वैसे राजकोट की बात करें तो राजकोट इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटल ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन, जिसको हम एसएनके रीजन बोलते हैं लीजिंग की टर्मिनोलॉजी में। तो आसपास में देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल सिटीज़ लाइक पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, गांधीधामपुर, गोंडल, जेतपुर। तो वो सारे लोग शॉपिंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए राजकोट माइग्रेट होते हैं। तो राजकोट में आस-पास से काफ़ी छोटे सेंटर से लोग आते हैं और यहाँ पे अपना बिज़नेस और एजुकेशंस देखते हैं बच्चों के लिए। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राजकोट इज़ हैविंग अ गुड कैश फ्लो क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पे कमोडिटी भी है, यहाँ पे कोल ऑर्नामेंट्स का भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो राजकोट इज़ अ मिक्स काइंड ऑफ सिटीज़ जहाँ पे काफ़ी सारे बिज़नेस हाउसेस हैं, सबका पैसा, सबका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है। एंड स्पेशली सौराष्ट्र काफ़ी फंड्स आ रहे हैं। तो राजकोट है वैसे टियर 2 में, पर वैसे पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल टियर 2 से थोड़ा ऊपर उसका है आज के दिन में। जी, जी।
और इसमें जैसे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते ही आपको कॉर्पोरेट लीजिंग का एक ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आउटराइट बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि चलो बाइंग सेलिंग में, और आपने एक निश अपने लिए क्रिएट किया लीजिंग के लिए। सो इसके अंदर व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट कमर्शियल एंड रिटेल लीजिंग? सर मिसकंसेप्शंस वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टर में ये होता है कि पहले तो हम लीज पे देते हैं तो लोगों को यहाँ इतना नॉलेज नहीं होता है कि लीज में कंपनी कैसे लेती है, क्या उसका एग्रीमेंट होता है, मेरी प्रॉपर्टी देने के बाद मैं सेफ तो हूँ ना, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ हो नहीं जाएगा। एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जैसे कि लीज का कितने साल का लीज होना चाहिए, व्हाट इज आइडियल लीज लॉक इन पीरियड, व्हाट इज आइडियल इंक्रीमेंट, टैक्सेस कैसे बेयर करे जाते हैं, आफ्टर 10 ईयर लीज जब खत्म होता है उसके बाद क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, अगर उससे पहले कुछ चीज़ों को ज़रूरत मुझे पड़ी प्रॉपर्टी की तो मैं उस पर खाली करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा। तो ये बस जो कॉमन है वो लोगों के दिमाग में रहते हैं। देन अवर रोल कम टू द पिक्चर, हम लोग समझाते हैं कि सर इस तरीके से होता है, 9 साल का एग्रीमेंट होता है, कंपनी 9 साल तक आप खाली नहीं करवा सकते, अगर कंपनी को पूछ लेगा तो कंपनी खाली कर सकती है, द प्रॉपर्टी इज सेफ, दिस इज आइडियल लीज पीरियड, दिस इज अ टैक्स एंड अदर थिंग्स, this is the maintenance you need to pay, XYZ. There are lots of things which we need to explain to the tenant के हमको समझाना पड़ता है कि सर ये चीज़ ऐसे होती है। सो कमल जी, इसमें जैसे ये जो रिटेल लीजिंग है ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है अपने आप में, तो इसमें थोड़ा हम और डीप डाइव करके वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्रूशियल फैक्टर्स जो आप कंसिडर करते हैं जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी टेनेंट को जो रिटेल स्पेस देखना चाहता है। सर आइडियली कोई भी कंपनी होती है उसका एक आइडियल मार्केट होता है, आइदर इट्स हाई स्ट्रीट और आइदर इज इन मॉल। तो राजकोट में यहाँ पे इतने मॉल कल्चर नहीं है, 2 मॉल है वो भी इतने मतलब मॉल की डेफिनेशन में इतने एक्टिव नहीं है, चल रहे हैं ठीक है सर। तो यहाँ पे हाई स्ट्रीट मतलब कुछ लोकेशन है तो हाई स्ट्रीट है, वहाँ पे सभी ब्रांड्स आना चाहती हैं। तो हम कंपनी को जब भी प्रेजेंटेशन भेजते हैं प्रपोजल प्रॉपर्टी का तो हम काफ़ी चीज़ों को उनको R&D करना पड़ता है कि कंपनी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, अगर उस की कंपनी है या सेलिंग ए फुटवेयर्स, तो फुटवेयर का मार्केट कहाँ पे है, आसपास में कौन से ब्रांड है, उस ब्रांड का क्या बिजनेस है, वो क्या रेवेन्यू कमा रहे हैं, कितना उसका मैन पावर है और कितने साल में आगे वो फोरकास्ट देते हैं कि कंपनी का क्या ग्रो होगा अगले 3-4-5 साल में। तो ये सारी चीज़ हम एनालिसिस करके कंपनी को देते हैं। हम सिर्फ जगह नहीं दिलवाते हैं, हम पूरा R&D करके कंपनी को देते हैं कि तरह दिस इज अ प्रॉपर मार्केट फॉर यू, यहाँ पे आपको बैठना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाकी कंपटीशन ब्रांड बैठती है वहाँ पे और आपको ये चीज़ में ये बेनिफिट मिलेगा, ये इतना बिजनेस करता है आपको इतना बिजनेस मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली द सेंडिंग ए प्रॉपर्टी डिटेल्स टू द ब्रांड्स, इसके साथ वे अदर बेनिफिट भी हमको कंपनी को समझाने पड़ते हैं। So it is like providing the data for them to understand and take a calculated call कि भाई यहाँ लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जैक्टली, मतलब 1 लाइन में बोलूँ सर तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए परफेक्ट है और क्यों परफेक्ट है उसके सारे पॉइंट्स उसके। वेरी नाइस। दिस इज ए जॉब ऑफ ए कंसल्टेंट जो ढंग से उसको कंसल्ट करता है उन कंपनीज को या वो बंदा तो बॉम्बे बैठता है, उसको राजकोट के ज्योग्राफी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, या जो 2-3-4 बिल्डिंग देख के बिल्डिंग फाइनल कर लेगा, फिर क्या होगा 3 साल के बाद रिलोकेट करेगा क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा है। तो बीइंग ए लोकल हम उसको पूरा चीज समझाते हैं विद एग्जांपल्स एंड अदर थिंग्स, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है अपने आप को कन्विंस करना और अपनी कंपनी को कन्विंस करना। कंवल जी, इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो टेनेंट करते हैं जिनको आप बचाते हैं और यू ट्राई टू जब लीज नेगोशिएट होती है उसमें कई बार गलतियां कर देते हैं टेनेंट्स, तो उसमें एक अच्छा कंसल्टेंट होता है वो गलतियों से उनको बचाता है। तो ये क्या टाइप की गलतियां होती है जो आप उससे कवर करते हैं? अब उस एग्जांपल की बात करूँ तो ज़्यादातर जो गलती होती है वो रेंट और टैक्सेस को लेके होती है, क्योंकि पहले राजस्थान में टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो पिछले 4-5 साल से भी कम हो गया और कारपेट के ऊपर आ गया है। तो पहले क्या होता था कि टैक्स लोग इंक्लूड करके ब्रांड को देते थे, इवन दे डोंट नो कि टैक्स आगे जाके क्या आएगा प्रॉपर्टी के ऊपर। समझो मेरी प्रॉपर्टी 100 रुपये स्क्वायर फुट मैंने रेंट कोट किया है इंक्लूडिंग टैक्स, तो अगर उसमें से 15 रुपये टैक्स आ रहा है तो मेरे पीछे नेट 85 रुपीज़ बच रहे हैं। तो उसको हम डे 1 बोलते हैं कि सर आप 100 रुपये कोट कर रहे हो विद टैक्स, इतना टैक्स आपके लोकेशन पे आ रहा है, आर यू हैप्पी विद 85 रुपीज़ और यू नीड ए नेट 100 रुपीज़ इन योर पॉकेट, सेकंड का कोट निको, दिस इज अ 1 पॉइंट। सेकंड थिंग, उसमें जो मेंटेनेंस का पॉइंट आता है वो भी हमको बहुत क्लियर करना पड़ता है टेरेंट को, सर मेंटेनेंस हम पे इंक्लूड है,
तो आपको जो भी 3, 4, 5 रुपए डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट्स इतना आ रहा है, तो आप वो काउंट करके चलिए कि वो आप में से नेट में से कटने वाला है, तो आपके जेब में नेट 95 रुपीज़ आने वाले हैं, अगर आपने 100 रुपीज़ करे हैं तो। सेकंड थिंग, लॉक इन पीरियड होता है, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है कि लोग लॉक इन पीरियड को समझ नहीं पाते, लॉक इन पीरियड बहुत कम डिमांड करते हैं। हम लोग ज़्यादातर लॉक दिलाने की कोशिश करते हैं ब्रांड की ओर से कि इतने साल तो उसका कंफर्म रेंटल आने ही वाला है। लेकिन कमल भाई, ये मैंने देखा है, लॉक इन पीरियड अगर ज्यादा भी हो और अगर वो ब्रांड अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ देना ही ज्यादा बेटर है, बजाय कि कोर्ट कचहरी करने से। नहीं, अग्री, छोड़ देना अग्री है, बट एज पर द एग्रीमेंट से अगर लॉक इन है किसी कंपनी का दिया हुआ, एटलीस्ट यू कैन आस्क योर रेंटल फॉर द रिमेनिंग मंथ्स। या अगर 3 साल का लॉक इन है सर, 1.5 साल में कंपनी कोई ना कोई रीजन से खड़ी होकर जा रही है आपकी प्रॉपर्टी में से, यू कैन क्लेम फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स का रेंटल आप क्लेम कर सकते हो। लॉक इन नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है। सो लेट अस लुक एट इट फ्रॉम एन लैंडलॉर्ड्स पर्सपेक्टिव। फ्रॉम दैट, what are the most important aspects of attracting and retaining quality tenants? आज की तारीख में क्वालिटी टेनेंट्स को रिटेन करना इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इतना फास्ट वो चेंज हो रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती है, फिर नया टेनेंट आएगा, वो उतना किराया देगा नहीं देगा, फिर वो सेट होगा, कौन सी कंपनी आएगी, क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो किस तरह आप इसको हेल्प करते हो उनको रिटेन कर? मेरी लाइफ में मैंने ये फेस देखा हुआ है कोविड में। हाँ, जितने भी स्टोर दिए थे सभी ब्रांड्स के मुझे फोन आना शुरू हो गया कि अमर भाई अभी ये फर्स्ट के लिए है, एंड मेजोरिटी कंपनी ने किसी ने कोविड का जो क्लोज होता है वो एग्रीमेंट में नहीं डाला था, लेकिन यहाँ अभी के पास में कभी किसी ने ऐसा देखा ही नहीं था। इसको हम लोग की लैंग्वेज में बोलते हैं फोर्स मेजर। हाँ, तो नाउ अभी सभी कंपनी में फोर्स मेजर का वो क्लोज एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही आता है। ये सभी कंपनियों का मैं प्रपोजल लेकर टेनेंट के पास गया, प्रॉपर्टी ओनर के पास कि सर ये ब्रांड का ये प्रपोजल है, जब शोरूम या ऑफिस खुल नहीं पाए तो कैसे आपको रेंट पे करेंगे। किसी लोगों को डायरेक्ट हो गया जो प्रैक्टिकल थे, किसी लोगों ने बोला नहीं कमल भाई मेरा तो ईएमआई चालू है, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, मैं तो रेंट पे दिया हुआ है, कि मेरे भी कंट्रोल में, मैं कहाँ मना बोल दूँ शोरूम खोलने के लिए, गवर्नमेंट मना बोल रही है। तो देर काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के लाइफ में काफ़ी लोगों को समझाया, कंपनी को कन्विंस किया कि सर ये फर्स्ट टाइम है, आपके लिए भी फर्स्ट टाइम है, उसके लिए भी थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो कोई रेंटल में बीच का रास्ता निकाला, कोई बिल्कुल नहीं मान रहा था तो उसने थोड़ा ज़्यादा रेंटल दे दिया। एंड कुछ अच्छे लोग भी थे हमारे सिटी में जिसने बोला कि शोरूम बंद है, रेंट नहीं चाहिए, वी ट्रूली अंडरस्टैंड, जब स्टोर खुलेगा तब आप रेंट शुरू करवा देना। वेरी गुड। फ्रेश प्रोफाइल्स होती है, तो हमारा बीइंग ए कंसल्टेंट काम है कि कंपनी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और ओनर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो यू वर्क इन विन विन सिचुएशन। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर सिटी में ये प्रॉब्लम हुआ था कॉर्पोरेट्स के लिए, हमारे पास भी हुआ था, छोटे टेनेंट्स के लिए भी हुआ था और बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी हुआ था। कॉमन प्रॉब्लम था। कई बार टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स ने एक्सेप्ट किया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं, हमारे साथ भी वही है, जब चालू होगा तब इसे देना। किसी ने 50% में सेटल किया। ये सब बहुत सारी चीजें अब कोविड में हुई है, बट ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, ये अपने को ही ज्यादा हैंडल करना पड़ता है। ऐसे वन मोर लाइन इन दैट कि कुछ कंपनियों ने मौके का फायदा देख के जो हाई रेंटल वाली प्रॉपर्टी थी वो खाली करके छोड़ दी, रोड पे आगे पे लो रेंटल वाली प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। तो कंपनी के लिए कुछ ही अपॉर्चुनिटीज काइंड ऑफ थिंग्स थी, तो उसको कॉर्पोरेट में प्रॉपर्टी मिली थी। तो हम क्लियरली बोलते हैं कि सर वो कोरोना वाला डील था, तो हम समझ जाते हैं कि ये बहुत कम रेट पे आपको मिल गया है। हाँ हाँ, ये भी बहुत हुआ। बहुत सारे, मुझे याद है, बहुत सारे होटल्स खाली हो गए थे, रेस्टोरेंट्स, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा खत्म हो गया था। सो हमारे पास पुणे में एक नेशनलाइज बैंक थी, मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया की प्रीमियर बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है। वो उन्होंने बोला जो भी कॉर्नर वाली प्रॉपर्टीज है ना, चौक में जो कॉर्नर वाली प्रॉपर्टीज है, वहाँ रेस्टोरेंट्स होती थी पहले, तो वो सारी लगभग खाली हो गई है। आप हमारा इंटरेस्ट है, आप हमको वो दे दो रेंटल पे। तो हमने बोला लेकिन वो कोरोना का चीज अलग थी, अभी वो नहीं मानेगा, बोला आप कोशिश तो करो। So even banks were taking advantage of these kind of things, right for their offices. So, Kamal ji, how do you help landlords determine the optimal rental rates and the lease terms for their properties? ओके सर, कोई भी प्रॉपर्टी ओनर होता है उसका सबसे पहला एक्सप्रेशन होता है कि मुझे ROI क्या मिलेगा, मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने अभी 30,000 स्क्वायर फीट पे ये शोरूम लिया हुआ है, तो आइडियली इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट 5 to 6% ROI अबव देयर इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा 30,000 रुपये का स्क्वायर फीट का है शोरूम, तो मुझे एटलीस्ट 140-150 रुपीज़ आसपास पर स्क्वायर फीट चाहिए, ये उसका एक्सपेक्टेशन होता है।
देन वी इवैल्यूएट द मार्केट के आसपास में वहाँ पे क्या डील्स हुए हैं लेटेस्ट, कौन सी ब्रांड बैठी है, क्या रेंटल पे बैठी है, और हर एक बिल्डिंग का सेम रोड पे 5-10% प्लस माइनस चलता रहता है अपॉन द बिल्डिंग फैसिलिटी, एलिवेशंस एंड अदर प्रीमियमनेस। तो वो Yeah. ओनर को समझाता है कि सर आपके बाजू में ये शोरूम ये रेट पे गया है, दिस इज योर आइडियल रेट व्हिच इज वी कैन सेट अ बेंचमार्क, ये ब्रांड ने ये रेट पे लिया है तो आपका ये बेंचमार्क ये होगा। अनदर थिंग्स आपने ये रेट पे लिया था तो आपका आरओआई भी अच्छा मैच हो रहा है, तो आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। सेकंड थिंग, ब्रांड वाज गुड। कोई अननोन ब्रांड को हाई रेंटल पे 2 साल के लिए देना, उससे बेटर है अच्छी ब्रांड थोड़ा कम रेंटल पे 5 साल या 10 साल देना, मेरे लिए बेटर डील है आपके लिए। तो वो भी हम ये करवाते हैं हमारे इन्वेस्टर को, हमारे प्रॉपर्टी ओनर्स को। या सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक उनको ये इंफॉर्मेशन और फीड नहीं मिलेगी हमारे तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से, तो उनको भी डिटरमाइन करने में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एज अ कंसल्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, टू डिटरमाइन एंड गेट दैट प्राइस रीजनेबल फ्रॉम बोथ द साइड्स। कंपनी ऑल्सो शुड बी एबल टू सर्वाइव। वो नहीं तो वो एकदम ऊंचा कर दिया, कंपनी 2-4 महीना रेंट देगी, उसके बाद में बैठ जाएगी, बोलेगी बॉस मेरा तो हो ही नहीं रहा है काम, अब मैं क्या करूं?" वैसे हमारी कंपनी का पहले से, मेरा भी खुद का भी नेचर है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हमने जो कंपनी को लीज पे दिया हुआ है, हम हर क्वार्टर में एक बार मिलने जाते हैं फॉर अ कप ऑफ टी टुगेदर काइंड ऑफ थिंग्स, और पूछता हूँ सर क्या चल रहा है, कैसा बिजनेस है, उसकी टीम को पूछता हूँ, एनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई बोलता है पार्किंग कमर पे नहीं आ रहा है, कोई बोलता है पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बोला ये प्रॉब्लम है, तो वो सब भी आफ्टर से सर्विस के पॉइंट में हम उसको सोल्व करके देते हैं ताकि वो ब्रांड कहीं आगे पीछे ना हो, तो ओनर को से उसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। हाँ, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। गोयल जी, मार्केट एनालिसिस और ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रियल एस्टेट वर्टिकल में। सिमिलरली कॉर्पोरेट लीज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में आप हमेशा अपडेटेड कैसे रहते हैं? सिनेरियोज बहुत चेंज होते हैं, द मार्केट इज एवर चेंजिंग। मार्केट डायनामिक्स आप कैसे समझते हैं राजकोट के, और किस तरह आप उसको अपडेट रहते हैं? इसमें 2 चीज़ है, एक तो पहले हम कंपनी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो भी कंपनी का काम करते हैं, ये कंपनी कहाँ से है, उसका वेबसाइट विजिट करते हैं, कितने स्टोर्स हैं, अगर नज़दीक के रीजन में कोई स्टोर है तो वहाँ पे अगर कोई कनेक्शन कॉमन मिलता है तो वहाँ पे एक रेफरेंस चेक करते हैं फॉर्मली कि कंपनी ठीक ठाक है, टाइम से रेंटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज अ वन पॉइंट विच वी आइडियली चेक फ्रॉम द कंपनी साइड, बट 99% केस में, 90% केस में कंपनी के बारे में इतना बहुत प्रॉब्लम नहीं होती R&D है जब, कि चलो कंपनी तो ठीक ठाक ही होती है, क्योंकि उसको एक्सपांशन करना है तो हर स्टोर का रेंट टाइम से जाता है, कंपनी भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म विजन से ही वो लोग आते हैं स्टोर एक्सपांशन के लिए हमारे पास। जब प्रॉपर्टी के ड्यू डिलिजेंस की बात है तो आइडियली मेजोरिटी हमारे केस में 80% फ्रेश प्रॉपर्टी का हम लीज करते हैं 80% केस में। तो बिल्डर ने रिसेंटली बनाया हुआ होता है, थैंक्स टू रेरा नंबर सबके पास होता है, फायर एनओसी, पीयू भी सब ओसी सब होता है, तो वो पूरी फाइल उसके पास पड़ी रहती है। और अगर प्रॉपर्टी ओनर ने उसके ऊपर लोन करवाया हुआ है तो लोन में भी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई बैंक की ओर से भी होते हैं, तो वो भी एक ट्रस्ट आउट लग जाता है। सेकंड थिंग, हम पूरा फाइल मांग लेते हैं, हम एक बार चेक करते हैं हमारे एडवोकेट के थ्रू। सेकंड थिंग, जब कंपनी लेती है तो कंपनी का भी खुद का लीगल टीम होता है, तो वो भी पूरी डॉक्यूमेंट सब मांग लेते हैं, तो वैसे भी प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस हो जाता हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई किस्से हैं, एनीवे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि है। कोई 1-2%, 3-4% तो निकलता ही जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सही है। हाँ, जितना सतर्क रहे उतना बेटर है। हमारे यहाँ तो सर काफी पुरानी प्रॉपर्टीज होती हैं जो काफी सालों पहले यहाँ पे पागड़ी सिस्टम था, मतलब यू नो नीड टू बाई ए प्रॉपर्टी, उसका एक लमसम अमाउंट जाता था, दस्तावेज नहीं, और कोई प्रॉपर्टी रेंट होती है तो पहाड़ा चिट्ठी बहुत पुरानी है, मतलब बिफोर द इंडिया इंडिपेंडेंस या फिर राजा रजवाड़ा के टाइम से, तो राजा के टाइम पे 15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाली चिट्ठी पे रेंट जाता है, तो आज के दिन में वहीं जा रहा है, वो खाली नहीं करते, उसको उसके पेपर्स नहीं। हाँ, फिर यहाँ पे नज़दीक में कुछ सिटी है, राजकोट से नज़दीक में, आज के दिन में भी कंप्लीशन नहीं आता है क्योंकि महानगर पालिका नहीं है, तो हम उस केस में कंपनी को बोलते हैं कि सर ये पूरे सिटी में ऐसा ही प्रॉब्लम है, को स्टोर करना है तो प्रॉपर्टी इनलीगल नहीं है पर उसका कंप्लीशन नहीं है, तो हम उस केस में ऐसा रास्ता निकाला था हमने आज से 4-5 साल पहले कि ओनर अच्छा, फील करके दिया था कंपनी को कि माय प्रॉपर्टी इज लीगल, बट ड्यू टू गवर्नमेंट प्रॉब्लम हम उसके यहाँ पे अभी हमको बीयू नहीं मिला है, ओसी नहीं मिला है, हमारी प्रॉपर्टी लीगल है, ठीक है, तो ये एफिडेविट बना के दिया। एफिडेविट बना के दिया, और आपकी प्रॉपर्टी में कुछ भी नुकसान होता है, कल जाके आके कोई अथॉरिटी डिमोलिश करती है तो आई विल पे योर फर्नीचर कॉस्ट, तो कंपनी के लिए तो ये बेटर है कि अश्योरिटी मिल रही है ओनर की तरफ से, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। रिस्क करनी पड़ती है दोनों की सेफ्टी के लिए।
हाँ, बिल्कुल ठीक है। नेगोशिएटिंग ऑफ लीज इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। कंपनी चाहती है कि मुझे ये प्राइस में मिलना चाहिए, कम वाले प्राइस में मिलना, ओनर बोलता है नहीं मेरा आरओआई नहीं बैठता, मुझे ज्यादा वाले प्राइस में करना चाहिए। सो व्हाट आर द सम की क्लॉजेस एंड टर्म्स दैट रिक्वायर केयरफुल नेगोशिएशन? एक तो कमर्शियल नेगोशिएशन होता है प्राइस का, प्लस क्लॉजेस भी बहुत इसमें ऐसे होते हैं कि वो ओनर बोलेगा नहीं ये क्लॉज नहीं चाहिए, या वो बोलेगा ये चाहिए, कंपनी बोलेगा नहीं ये क्लॉज हम नहीं लेंगे। तो ऐसे कौन से क्लॉज इस पे ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले तो कोविड के बाद ये जो फोर्स मेजर आया, तो वो क्लोज किसी के दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था। इंडिया में मैंने 2-3 कंपनी देखी थी, जैसे डोमिनोज एंड मैकडी, जो हाँ। एमएनसी थी, तो उसके एग्रीमेंट में ये क्लोज था। बाकी कोई कंपनी ये क्लोज डालती नहीं थी। तो पूरा एक पेज का क्लोज डाल के बेचते हैं फोर्स मेजर का। तो ओनर हाँ। वो अगर को पूछता है, समझता है पूरा कि फोर्स मेजर क्या है, तिरंगा को बोल देता हूँ भाई ये फिर से फोर्स मेजर क्यों डाला, रेंट क्यों नहीं देंगे? मैं सर पूरा पड़ गया, शोरूम अगर बंद रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ या कोविड जैसा कुछ और चीज आ गया, तभी आपको रेंट नहीं मिलेगा, जिसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और आज के दिन में सारी कंपनी ये क्लोज डालती ही डालती है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जो लोकल टैक्सेस होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? क्योंकि राजकोट में ऐसा सिस्टम है सर, अगर आप खुद इस्तेमाल करते हो, सेल्फ यूज है, तो एक टैक्स है। आप किसी को रेंट पे देते हो तो वाइट टैक्स है। और अगर वो आप जिस रेंट पे देते हो, अगर वो कंपनी लिस्टेड है या बोर्ड है या निगम है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्लस प्लस टैक्स है। तो ये कंपनी की कैटेगरी में आती है, आपको कितना टैक्स आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर signing the document, you will for signing the document. And one thing is that the scope of work, रिटेल डीजल में काफी हैवी वर्ड है, काफी खर्चा करवाती है प्रॉपर्टी ओनर का, क्योंकि हर कंपनी के फिक्स होती है शोरूम्स की। तो आप हमें ग्लास फसाद करके दो, आप हमें टाइलिंग करके दो, आप हमें ग्लेजिंग करके दो, और हमें इतना पावर के दो। इसके अलावा जो एंकर स्टोर होते हैं वो एयर कंडीशन भी मांगते हैं, हाई साइड लो साइड, तो वो सारी चीज़ें खर्चा होता है। तो उनको डे वन से इन्फॉर्म करना पड़ता है कि सर आप ये स्टोर लगाओगे, इतना स्कोप ऑफ वर्क करोगे, तो अप्रोक्स 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 50 लाख तक कॉस्ट आपको आएगा। आप अकॉर्डिंगली अपना नेगोशिएट करना कंपनी के साथ, क्योंकि पहले नेगोशिएट किया, फिर आपको ये खर्चा ध्यान में आएगा तो आपको परवड़ेगा नहीं, तो एंड ऑफ द डे आपका डील बिगड़ेगा, हमारा भी डील बिगड़ेगा। तो सारी के हिसाब से पूरा हमारे पास एस्टिमेट शीट ही रहता है कि फायर कंप्लायंसेस इतने में होता है, टाइल्स इतने में होती है, ये इतने में होता है और ये इतने में होता है। अगर आपको 100 रुपये चाहिए नेट, तब 125 कोट करना कंपनी को, तो आपके जेब में नेट 100 रुपये बचे आफ्टर दिस ऑल स्कोप। इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे दे सकते हैं जो आपको ऐसा कोई डील हुई हो जो आपको याद रहेगी हो कि बड़ी अजीब ढंग से हुआ हो, कोई सम कभी कभी कोई हो जाती है ऐसे डील्स? सर मैंने एक क्रोमा का स्टोर किया था राजकोट में, डॉक्टर यादनी रोड पे। तो डेवलपर की ओर से गलत पहले प्लान चला गया था, पीडीएफ, इसमें लेआउट ड्राइंग होता है, स्क्वायर फीट वगैरह है, और हमने भी स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रपोजल दिया था कंपनी को। कंपनी अपने हिसाब से सही थी कि कंपनी ने अपना एक बजट शीट बिठाया होता है, वो अप्रूव लिया होता है। समझो वो स्टोर थे 10,000 स्क्वायर फीट का, तो कंपनी ने 10,000 स्टोर का स्क्वायर फीट का ये रेंट पे अप्रूव लिया। हाँ, ओनर की पता नहीं था, ओनर ये दिमाग में था कि चलो जॉइंट मेजरमेंट तो होने ही वाला है, कंपनी का बंदा मेरा बंदा जाएगा, जॉइंटली मेजर करेंगे, जो एक्चुअल स्क्वायर फीट निकलेगा उसका एग्रीमेंट होगा। बरोबर। कंपनी ने वो लमसम, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए का अप्रूवल ले लिया बोर्ड से कि ये स्टोर 10 लाख रुपए आपको महीने जाएगा, कंपनी ने अलाउ कर दिया। स्टोर निकला 10 के बदले 13,000 स्क्वायर फीट। ओहो। 3,000 स्क्वायर फीट का एडिशनल कॉस्ट उसमें लगने वाला था। ओनर अपने हिसाब से नहीं अकाउंट में कि मैं 13,000 स्क्वायर फीट का स्टोर हूँ तो 10,000 स्क्वायर फीट का पैसा भाड़ा क्यों लूँ, राइट? और कंपनी अपने हिसाब से सही थी कि कमल भाई आपने तो पीडीएफ भेजा प्लान, इसके हिसाब से हम लोगों ने आगे अप्रूवल लिया। अब अप्रूवल जो उसने लिया अपने हिसाब से, वो उसने लमसम लिया था, वो मेरे को तो पता नहीं होता कि कंपनी इंटरनल कैसे अप्रूवल देती है, राइट? तो उसने 10 लाख का अप्रूवल ले लिया कंपनी से। तो 3,000 स्क्वायर फीट के लिए हमारा डील करीबन 4-5 महीना चला। हम लोग 2 बार कंपनी के पास गए, कंपनी 2 बार हमारे पास आई, काफी नेगोशिएट हुआ कि इतना खर्चा भी करवा रहे हैं, ये भी करवाएं, तो ये 3,000 स्क्वायर फीट कैसे हम छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ दें। तो फिर एंड जाके बीच का रास्ता निकाला कि भाई 2,000 स्क्वायर फीट कंपनी ने कंसीडर किए, 1,000 स्क्वायर फीट हमने छोड़ दिया। कुछ स्कोप ओवर कंपनी ने करवाया था तो स्कोप ओवर कम करवा दिया, थोड़ा डिपॉजिट ऐड करवा दिया। तो इसे मिक्स एंड मैच डील बेचनी पड़ती है जब ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सही बात है, सही बात है। कमल जी, ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है
और कमर्शियल प्रॉपर्टी स्पेस का बड़ा इम्पैक्ट है. सो आपको हाउ डू यू थिंक इट द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज इम्पैक्टेड द रिटेल लीजिंग मार्केट इन राजकोट? नहीं सर, इम्पैक्ट तो हुआ है राजकोट में, शायद इतना नहीं हुआ, बट धीरे धीरे हमको दिखना शुरू हो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे अमेजोन पे लोग अप्लायंसेस खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, तो यहाँ पे जो लोकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थे वही हैं. कि बड़ी चेन आज के दिन में आ नहीं रही है, लाइक विच इज जैसे इंडिया आया था बिजनेस स्टोर काइंड ऑफ राजकोट में से. ऐसी कोई बड़ी ब्रांड्स बन नहीं रही है जो ऑनलाइन के सामने टक्कर दे सकें. एंड दूसरी चीज ये भी है कि कुछ स्टोर जो बचे हुए हैं राजकोट में, या फिर कुछ रिटेल इंडस्ट्री ऐसे ही जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कुछ में ऐसे भी है कि तो आज के दिन में कपड़े टच एंड फील उसको चाहिए, लुक एंड फील चाहिए. यानी मैं शर्ट लूंगा तो मैं पहन के देखूंगा मिरर के सामने, मेरे को कैसा जच रहा है, फिटिंग्स प्रॉपर है, तभी मैं लूंगा. उसको ऑनलाइन वाला दिमाग में नहीं बैठ. और यंगस्टर को प्रॉब्लम नहीं होता है. तो मिक्स एंड मैच है. यहाँ पे काफी नए ब्रांड्स आ रहे हैं, स्टोर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी को एक ये भी है कि हमको एक प्रेजेंस बनाना है राजकोट में, तो स्टोर लेके आ रहे हैं. एंड ई कॉमर्स का थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हुआ ही हुआ है, जैसे पूरी इंडस्ट्री को हुआ है कि राजकोट बच नहीं पाया उससे. राजकोट में भी हुआ है, बट इतना एग्रेसिवली नहीं हुआ, मतलब इतना मेजर दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है सर. कौन भाई, डेवलपमेंट किसी भी सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आजू बाजू के एरियाज को डेवलप करने के लिए, लोकेशंस को डेवलप करने के लिए, और रियल एस्टेट को भी डेवलप करने के लिए, और उसी से तरक्की होती है, ग्रोथ होती है उस सिटी की. सो राजकोट के बारे में ऐसे कोई कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहे हैं इंफ्रा के आजू बाजू, जहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हो और जो आप चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए? एग्जैक्टली सर. राजकोट में पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमारा 150 फीट रिंग रोड है. हाँ. अनदर इज कालावा रोड, जो पहले एक लिमिट तक था, अब उससे आगे एक्सटेंड होकर बहुत आगे चला गया है. जैसे राजकोट में पहले कोटीदा चौक से आगे लोग जाना नहीं चाहते थे इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, फूड स्टोर, फॉर आउटलेट और एनीथिंग. अभी ये अवध रोड तक चला गया है, जहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रहे हैं और ब्रांड्स भी आ रहे हैं, बैंक्स आ रहे हैं, रिटेल्स के ब्रांड आ रहे हैं, F&B आ रहा है, लॉजिस्टिक आ रहा है, सब आ रहे हैं. तो कालावा इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. 150 रिंग रोड पहले बन चुका था, पर वहाँ पे ब्रांड्स नहीं थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर रोड पूरा 10 किलोमीटर घुमाता है तो इस तरफ डेवलपमेंट था, इस तरफ डेवलपमेंट नहीं था. तो नाना मोवा सर्कल जो है उस आसपास में डेवलपमेंट था, पर जो अगर अयोध्या चौक है, माधापा सर्कल, उससे डेवलपमेंट नहीं था. तो आज के दिन में वहाँ पे भी आ गया डेवलपमेंट. तो 150 रिंग रोड जो रिसेंटली ओपन हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड कनेक्टिविटी फ्रॉम राजकोट. स्मार्ट सिटी है, अटल सरोवर है, वहाँ पे भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गए, बन गए, पोजीशन भी दे दिया, और वहाँ पे बैंक्स भी आना स्टार्ट हो गई है. तो 150 रिंग रोड 1, 150 फीट रिंग रोड 2 एंड कालावा रोड, ये 3 एकदम बढ़िया रोड है राजकोट के, जहाँ पे भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी वॉल्यूम्स में आगे बढ़ रहा है. तो इसमें लीज के रेंट्स आप बता सकते हैं कि 2-3 जो आपके प्राइम लोकेशंस हैं राजकोट के, क्या रिटेल का और ऑफिस का क्या लीज का रेंट होगा? Sir, for retail, for brand perspective, Yardney Road is a high street market since last so many years and still it is that. Yardney Road में आज के दिन में जगह ही नहीं है प्रॉपर्टी की. जो नए बिल्डिंग्स कुछ बन रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे करीबन 250 से लेके 300, 325 तक स्क्वायर फीट के रहे ग्राउंड फ्लोर के कारपेट. हाँ. एंड अगर काला रोड की बात करें तो काला रोड में भी 300 रुपीज से लेके जैसे जैसे आप आगे जाते हो 250, 200, देन 150. और जितना शोरूम प्रॉपर्टी दूर है थोड़ा उतना रेंट कम हो जाता, कम होते जाएगा. ऑफिस की बात करूँ तो काला रोड पे 60 to 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट चल रहा है कारपेट पे. थोड़ा आगे जाओगे तो 50 रुपीज तक मिल जाएगा. एंड जो प्राइम लोकेशन है 150 फीट रिंग रोड, जहाँ पे सारे कॉर्पोरेट्स, बैक ऑफिस, IT, दूसरे ब्रांड्स के शोरूम्स हैं, ऑफिस, वहाँ ऑफिस आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएगी. और ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे करीबन 150 से लेके 150-200 तक मिल जाएंगे. तो ये लीज के रेंट्स काफी तगड़े हैं रिटेल लीज के शोरूम्स के लिए. जो किसी भी टायर ए सिटीज के, जैसे पुणे में भी इसी के आसपास की प्राइस चलती है, कई कई जगह पे तो इससे थोड़ी कम है जैसे आपने बताई. पर ठीक है, दिस इज द वेरी प्राइम लोकेशन विच यू आर टॉकिंग अबाउट. क्योंकि राजकोट में से नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं है ना ब्रांड्स के लिए. राजकोट में दिन में 2 से 3 रोड जहाँ पे रिटेल ब्रांड्स बैठी है, तो कंपनी के पास भी चॉइस नहीं है. अगर डेवलपर लैंड महंगी परचेस करते हैं तो उसको भी कम रेट में बेचना नहीं पड़ता है. नहीं पड़ता है. इन सेम वे इन्वेस्टर एज ए मैं इन्वेस्ट मैं एक रेट पे ले रहा हूँ तो मैं भी आके अकॉर्डिंगली रेट एक्सपेक्ट करूंगा ब्रांड से. डेफिनेटली इट्स ये तो पूरी साइकिल है.
हर आदमी अपना अपना उसमें देखता है प्रॉफिट क्या है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज राजकोट में जैसे आपने शुरुआत में बताया कि काफ़ी है। एनआरआई मार्केट बहुत बड़ा है राजकोट के। कई लोग बाहर बसे हैं या सौराष्ट्र के लोग हैं, वो राजकोट में ही आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो चल रहा है राजकोट का, इसमें प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? सर राजकोट में बहुत ही प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज राजकोट में तो ग्राउंड फ्लोर पे आज के दिन में शोरूम्स बनते हैं, काफ़ी बड़ी टिकट साइज के बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 700 टू लेके 2000 स्क्वायर फीट तक के शोरूम्स हैं। और अगर आप बेसिक रेट भी पकड़ो तो राजकोट में 30,000 से नीचे कुछ कहीं मिलता नहीं है। 30,000 इज अ बेंचमार्क। 30,000 से लेके 10,000 55,000 तक का लिमिट है। तो जो भी इन्वेस्टर प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना फैमिलियर डेवलपर है, जो डेवलपर का नाम अच्छा है, तो लोग पहले से ही एडवांस बुकिंग दे देते हैं, तो बिल्डिंग हाँ। बनना से पहले। तो क्या होता है, जब तक बिल्डिंग खड़ा होता है तब तक उसका काफ़ी अप्रिसिएशन उसको मिल चुका होता है, और आगे जाके वो एग्जिट भी कर सकते हैं प्रॉफिट लेके, और फिर या फिर लीज करके रेंटल इनकम कर सकते हैं, फिर प्री लीज करके भी बेस्ट। तो ऑफिस इस शोरूम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे इंडस्ट्रियल काफ़ी ग्रो हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग, उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जब प्रिंट लॉन्च होती है डेवलपर की तरफ से, तब कोई आदमी प्लॉट लेता है, तो आफ्टर सर्टेन ईयर्स 5 साल 8 साल में उसका काफ़ी उसको ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे उस पूरा लोकेशन की ग्रोथ आगे बढ़ती है। एंड एक मैं एग्जांपल और देना चाहूँगा सर, कि राजकोट में जब भी पहले एयरपोर्ट सिटी के बीच में था, वो भी एयरपोर्ट बाहर चल, जिसको हम हीरा सर बोलते हैं, विच इज़ अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स फार फ्रॉम द सिटी। तो वहाँ पे पहले एक डेवलपर ने इंडस्ट्रियल प्लॉट लॉन्च किया था, तब इतना रिस्पॉन्स नहीं था। पीपल आर थिंकिंग उतना दूर कौन जाएगा, करूँ कि ना करूँ। बैक टू बैक 4-5 स्कीम और आ गई। तो धीरे-धीरे वहाँ पे जो पहली वाली स्कीम थी, जो कम लोगों ने कम रेट पे लिया था, ड्यू टू अदर डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स, नेचुरल मूवमेंट, आस-पास में प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए, फैक्ट्री शुरू हो गई, तो अपना भाव बढ़ गया। तो मतलब जो 2-2,500 रुपए स्क्वायर यार्ड में लोगों ने रेंट लिया था, आज के दिन में वो 3,500-4,000 रुपए स्क्वायर फीट पहुँच गया। तो पहले क्या था सर कि हीरा सर एयरपोर्ट लोगों की माइंडसेट ही नहीं था। एक तो एयरपोर्ट 40 किलोमीटर्स दूर, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स आ रहा है तो वहाँ पे क्यों लेना चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। फिर वो भी एयरपोर्ट ही है, राइट? पर जो विज़नरी डेवलपर्स थे, जो विज़नरी इन्वेस्टर्स थे, उसने वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जो लोग बाद में समझ में आया लोगों को। तो वहाँ पे इनिशियली रेट कम था, फिर एक प्रोजेक्ट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पाँचवाँ आया। देन पीपल रियलाइज़ कि यहाँ सब फैक्ट्रीज़ आएँगी, सब इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो फर्स्ट और सेकंड वाले इन्वेस्टर को जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिला, वो हाँ। किसी वाले को नहीं मिला। तो ये काइंड ऑफ अर्ली बर्ड है, जिसका जितना दूर का विज़न है, या कोई अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्रोच करके किसी ने उसको समझाया होगा कि नहीं सर यहाँ पे लेना चाहिए, इसका फ्यूचरिस्टिक ये बेनिफिट है, तो वो सब अभी पैसे अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रहे हैं सर। और ये अभी भी पोटेंशियल अभी भी है राजकोट में पैसा बनाने के लिए इन कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल में भी है और इंडस्ट्रियल में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडस्ट्रियल में भी। सो इंडस्ट्रीज आ रही है क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ग्रो हो रहा है क्या राजकोट के आजू-बाजू? एग्जैक्टली सर, बाहर से भी ब्रांच इतनी आ रही हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग लेकर आप उसके ऊपर वेयरहाउस भी कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद अकेला एक कंसल्टेंट मिलके मैं करीबन साल का 2.5-3 लाख स्क्वायर फीट सिर्फ वेयरहाउसिंग लीज करता हूँ सर, इन अ ईयर। ओके, ओके। जैसे सिरामिक इंडस्ट्री हो गई, तो काफ़ी अच्छा पूरे इंडिया में सिरामिक जो सप्लाई करते हैं मोरबी, वो मेजॉरिटी सभी लोग वेयरहाउसेस राजकोट में ही करते हैं, क्योंकि ड्यू टू कनेक्टिविटी यहाँ से सब जगह सप्लाई इजी रहता है, और इंटरनेशनल भी कुछ काम है तो एयरपोर्ट नज़दीक है। तो वैसे काफ़ी सारे बिजनेस हाउसेस है जो एयरपोर्ट के आसपास ही राजकोट में अपना फैक्ट्री या वेयरहाउस या कुछ भी रखना चाहते हैं। वेरी करेक्ट। एक बात बताइए, जैसे लोकल रेगुलेशन लॉज ये बहुत मायने रखते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, और रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए भी है। ऐसे कोई लॉज जो जो कोई जिसके वजह से कोई रुकावट आ रही हो या कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो व्यापारी, और उसको आप ओवरकम किस तरह किया जा सकता है स्मूथ ट्रांजैक्शंस के लिए रियल एस्टेट के? सर एज ऑफ नाउ, आज की तारीख की बात करें तो अभी यहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी दिक्कत चल रही है राजकोट में, बिकॉज एक वो बहुत ही दुखद घटना हुई थी राजकोट में, टीआरपी अग्निकांड, गेम जोन का अग्निकांड हुआ था, जहाँ पे कोई फायर और काफ़ी लोग वहाँ पे के मर गए थे, काफ़ी बच्चे की डेथ हो गई थी। तो वो एक निग्लिजिबल थिंग्स था। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, जो कंसर्न पर्सन थे उसको भी सज़ा मिल रही है उसकी, और कंपनी ने गवर्नमेंट ने रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिए, और अभी नए कंप्लीशन जो प्लान इन्वर्ट करते हैं बिल्डर, तो प्लान अभी पास नहीं हो रहे हैं। हालांकि आरबीए जो हमारा है, राजकोट बिल्डर एसोसिएशन है, हमारा जो रियर का एजेंट एसोसिएशन है, सभी लोगों ने मिलकर कलेक्टर को दिया हुआ है, सीएम साहब को दिया हुआ है कि आपने ये टीपीओ प्लानिंग ऑफिसर भेजो राजकोट में,
तो रियल एस्टेट में थोड़ी जान आ जाए कि पिछले 6-7 महीने से ऊपर से कोई प्लान पास नहीं हो रहा है, नोबडी वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्लान में सिग्नेचर कौन करे। तो अभी ये एक ओवरकम चल रहा है। अभी पिछले लास्ट मंथ ही नए टीपीओ सर आ चुके हैं राजकोट में, तो अभी स्मूथली काम शुरू कर दिया है उसने और आगे जाके धीरे-धीरे हो रहा है। मतलब पिछले 8 महीने से थोड़ा रुका हुआ था इंडस्ट्री का इन टर्म्स ऑफ न्यू प्लान। एक्जिस्टिंग प्लान को कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्रियल को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नए प्लान्स में दिक्कत आ रहा है कि स्पेशली फायर को लेके। हाँ, ना चाहते होंगे कि उसको भी ढंग से ध्यान में रख के फिर आगे काम किया जाए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि राजकोट की रियल एस्टेट की फ्यूचर किस तरह होगी? ग्रोथ क्या राजकोट की बात करूँ सर तो रेसिडेंशियल में भी काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं राजकोट में। हालाँकि मैं रेसिडेंशियल में बहुत कम इन्वॉल्व हूँ, बट जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो सेम डेवलपर्स कमर्शियल भी लॉन्च करते हैं, रेसिडेंशियल भी लॉन्च करते हैं। तो वी आर यूज्ड टू गो टू इन लॉन्चिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो राजकोट में काफ़ी लग्ज़रियस सेगमेंट के बड़े कारपेट साइज़ के रेसिडेंशियल आ रहे हैं। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि राजकोट में रिसेंटली गुजरात का एक टॉलेस्ट टावर बनने जा रहा है। मैं अभी नाम नहीं बोलूँगा। गुजरात का Okay. मतलब उसके पास 100 स्टोरी की परमिशन है, एफएसआई नहीं मान रही है, लोग 70 स्टोरी बन रहा है। ओके, तो विच इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ टॉलेस्ट आइकॉनिक टावर इन राजकोट, इन राजकोट और ये गुजरात का टॉलेस्ट होगा। गुजरात का टॉलेस्ट। वेरी गुड, वेरी। सो इसमें वुड यू हैव सम नंबर्स कि कितने यूनिट्स साल में बिक रहे होंगे राजकोट रियल एस्टेट में या बन रहे होंगे? सर अगर बनने की बात करें तो पिछले 6 महीने से थोड़ा स्लो है क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रोच नहीं दे रही है, तो डेवलपर ने धीरे-धीरे आराम से एक्वायर कर रहा है लैंड और धीरे-धीरे इन्वर्ट कर रहे हैं। बट अगर मोरलेस बात करें तो साल में मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार फ्लैट अलग-अलग ज़ोन में जो होता है, एक ज़ोन में मिला 20-25 हज़ार सेल होते हैं। डिपेंड्स Okay. जो इस ये क्वार्टर में वो ज़ोन ज़्यादा चल रहा है, तो एक क्वार्टर में वो ज़ोन ज़्यादा चलेगा बिकॉज़ इट्स अबाउट कंप्लीशन। कभी एक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आया तो वहाँ पे 150-200 एक साथ रजिस्ट्री होंगे तो वो ज़ोन का सेल बढ़ जाएगा। पर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में से कमर्शियल काफ़ी पोटेंशियल है राजकोट में, इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्ट से क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स नई आ रही हैं और नई ब्रांड्स आने की संभावना है, अभी और चालू है। क्योंकि अभी से हमारे पास डिमांड कितनी आ रही है कि भाई हमको 25,000 स्क्वायर फीट चाहिए, 20,000 स्क्वायर फीट चाहिए इस लोकेशन के, आपके पास कोई बीटीएस प्रोजेक्ट है क्या? तो हम लोग सामने से डेवलपर को बोलते सर आप ये लैंड ले लो, बिल्डिंग बना दो, मेरे को दे दो, मैं भी से आपको लीज एग्रीमेंट साइन करवा के देता हूँ। हाँ, वेरी करेक्ट। सो इतनी डिमांड अभी है राजकोट में रिटेल। ठीक है। व्हाट इज योर एडवाइस टू बडिंग प्रोफेशनल्स जो इस कमर्शियल रियल एस्टेट में आना चाहते हैं? ओके, सर एडवाइस की बात करूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप एथिक्स से काम करोगे और कस्टमर का सोच के काम करोगे, मैं ऑलवेज आगे बढ़ोगे। हाँ, अड़चन आएगी लाइफ की कुछ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग समझेंगे कि नहीं ये बंदा गलत नहीं था, शायद उसके हालात खराब थे या कुछ और होता। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था इनिशियली, अभी भी होता है कभी, बट एंड ऑफ द डे पीपल दिल से सोचते ही हैं कि नहीं बंदे में दिक्कत नहीं थी, हालात कुछ खराब रहे होंगे, कम्युनिकेशन से ये होगा। मतलब अगर आप एथिक्स से काम करोगे, कस्टमर सेंट्रिक बन के और एकदम ट्रांसपेरेंसी से काम करोगे तो आपको डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा। ग्राहक क्लाइंट भी आपके साथ रहेंगे और ऊपर वाला तो साथ देगा ही देगा। बहुत अच्छी बात है कमल जी। नए प्रोफेशनल्स को ये समझना चाहिए कि एथिकली बिजनेस करेंगे, थोड़ा ग्रोथ स्लो होगी, ओवरनाइट ग्रोथ नहीं होगी, बट वो श्योर फुटेड रहेगी, वो हिलेगी नहीं वहाँ से। वो वाली बात हो गई, मुर्गी को एक साथ नहीं काटना है, अंडे रेड भी कर लेने हैं। कमल भाई, कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस आपके लिए, ये आपके सब्जेक्ट में। हम्म, विच इज द फेवरेट कमर्शियल एरिया इन राजकोट? आपकी फेवरेट? कालावा रोड। Okay. Which is the most important trait for a commercial realtor? सॉरी सर, विच इज What is the most important trait? मतलब उसके लिए क्या ट्रेट है जिसमें वो आ जाता है फॉर अ कमर्शियल रियल्टर? दिखता सर है कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मैं बहुत जल्दी लीज कर लूंगा, ये कर लूंगा, बट एक्चुअली इस तरीके से होता नहीं है। काफी वो बोलते हैं ना गुजरात में, काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके ब्रांच को आप ला सकते हो, राजकोट में विजिट करवा सकते हो, डील क्लोज कर सकते हो और उसके बाद मेन कमीशन निकलवा सकते हो। तो ये पूरा सीजन है। हाँ, ठीक बात है। सो दिखता कुछ है और होता कुछ है। एग्जैक्टली। ओके, ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स, कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेजिडेंशियल में बहुत कंफर्टेबल होते हैं,
और कई इन्वेस्टर होते हैं और दूसरा का सोच के या उनके फ्रेंड ने कहीं इन्वेस्ट किया होता है कमर्शियल में, तो उनको भी लगता है यार एक बार यहाँ भी ट्राई करें। तो ऐसे नए इन्वेस्टर्स के लिए आपके क्या एडवाइस है? फॉर न्यू इन्वेस्टर आई ओनली से कि प्रॉपर्टी लॉजिक से लीजिए, इमोशन से मत लीजिए, क्योंकि यू ट्रीट एज ए इन्वेस्टर एज ए बिजनेस। आप मेरे फ्रेंड ने लिया या मेरे फ्रेंड का प्रोजेक्ट से अच्छी एड बनाई, अच्छे ग्राफिक्स वाले होर्डिंग देखे, अच्छी टीवी एड देखी, उसमें आप मत फंसिए। अपना ब्रेन लगा के कहाँ पे फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, क्या डेवलपर है, उसके पास प्रोजेक्ट क्या है, कितना अच्छा मेंटेन करता है, दूसरे लोगों ने क्या कमाया एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से, उसका थोड़ा डेटा निकालिए। नहीं मिलता है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, उसको आप अप्रोच कीजिए, उसके पास से रेफरेंस निकालिए, और जो प्रॉपर एथिक्स से जो डेवलपर काम करते हैं उसके साथ काम कीजिए। और मैं यही बोलता हूँ सर कि नॉट ओनली डेवलपर, आप कंसल्टेंट को भी पूछिए कि कमल आप कितने साल से इंडस्ट्री में हैं, आपको मुझे 5 रेफरेंस दीजिए, अपने बच्चे 5 काम कौन से किए हैं, आप 5 डेवलपर का नाम दीजिए, आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल दिखाइए मुझे, फिर उसके आगे ट्रस्ट के आगे काम करना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात की कमल भाई। क्योंकि मैं तो मेरा पिछला बोल नहीं वाल रहा हूँ सर, जब दूसरे लोग मेरे अच्छे बोले, क्योंकि यहाँ सिटी छोटा है सर। अब राजकोट में किसी लोगों को फोन करोगे कमल दक्षिणी कौन, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। एनीवे आई कैन नो माय प्रोज एंड कॉन्स, पीपल शुड नो। पर फिर भी अगर आप बाहर से एनआरआई हैं तो एक बार लोकल रेफरेंस चेक करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब बहुत लॉजिक होना चाहिए कि मैं प्रॉपर्टी क्यों ले रहा हूँ, आगे जाके मैं क्या करूंगा, मेरे लिए है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, मेरा रेंटल इनकम करनी है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर फ्रॉम द डे वन। ऐसा नहीं कि पहले ले लो फिर सोचा जाएगा कि आगे करना है। तो मैं तो ये इन्वेस्ट सर को, सर लॉजिक क्या है वो बताइए। पहले फंड सेट करना है, इनकम करनी है, आपको खुद बैठना है, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, देन ओनली बाय ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज आपका पैसा इन्वेस्ट करवा दूं कहीं पे। हाँ सही बात है। नहीं तो ये कंसल्टेंट का लॉन्ग टर्म जो खेल होता है ये होता है कि एक ही टाइम में, जैसे आपने कहा कि मुर्गी एक ही टाइम में मत काटो, रोज का अंडा ले लो। तो अगर आप उसको राइट एडवाइजर भी दोगे तो वो हमेशा आपके पास ही आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। उनको भी तो एक ढंग का बंदा चाहिए जो ये सब काम उनको एडवाइस करे, गाइड करे और उनका काम करे। हर एक के पास तो ये समय होता नहीं है। नहीं। सो कमल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे ढंग से राजकोट की पूरी ज्योग्राफी हमको बता दी। कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में शायद हमारे व्यूअर्स नहीं जानते, और मैं उनको कहूँगा कि दिस इज़ ए वेरी गुड फील्ड दैट यू मस्ट ट्राई। अगर आपने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ट्राई किया है राजकोट या सौराष्ट्र में, यू मस्ट गिव इट ए शॉट ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट, क्योंकि जैसे कमल जी ने बताया कि रिटेल के रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। दीज आर इक्वलेंट टू एनी टायर 1 सिटीज़। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और नए ब्रांड्स आना चाहते हैं, मार्केट ओपन हो रहा है, राजकोट इज ओपनिंग अप टू मेनी न्यू एवेन्यूज, तो दिस इज द टाइम यू कैन डू बिजनेस देयर। एंड कमल जी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे आपके साथ। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम यू कैन डू सो। थैंक यू वेरी मच कमल भाई फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उम्मीद है आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको यूजफुल लगा तो औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। गुड बाय।